वेलकम टू महामना एकेडमी। हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो देखिए मैंने सेकंड यूनिट को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है यूटिलिटी एंड ऑल। अब हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे आईसी के बारे में, इसको एनालाइज करेंगे कैसे ये डिफरेंट है, इसके क्या एजम्पशंस हैं, ठीक है। इंडिफरेंस सेट को पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ये भी पढ़ेंगे, और कंज्यूमर बजट कौन कौन सा होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, देखिए तैयारी का सबसे पहला पार्ट होता है सिलेबस देखना। तो आप सब इंश्योर करिएगा कि आपके पास सिलेबस हो, और या तो आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ चिपका के रखो या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो मैंने जो सेकंड यूनिट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे कैसे किया है आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपने सिलेबस देखा है तो ठीक है। तो हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, किसका? यूनिट सेकेंड का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने एक चीज करा है, क्योंकि हमको एमसीक्यू का एग्जाम देना है, तो मैंने थोड़ा ऐसा कि थोड़ा शॉर्ट भी हो और आपको चीजें समझ में आए, ऐसा ना लगे कि बहुत सारा एक ही टॉपिक एक ही बात को हम पढ़े जा रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैंने इस पर्पज से बना के मतलब पीपीटी रखा हुआ है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे समझाना भी है कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या है, लेकिन मैंने क्या किया कि डिफरेंस के फॉर्म में ही रख दिया, क्योंकि हम इतना तो 12th कर लिए तो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर हमको थोड़ा बहुत पता हो इसके बारे में और हम इसका डिफरेंस जान जाए तो हम इसके बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है चीज, ठीक है, ताकि कम थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट हो और आपको भी थोड़ा आसानी हो पढ़ने में, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप सिलेबस हमेशा अपने साथ लेके बैठो, ठीक। तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि यूटिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस इज बेसिकली कि कैसे हम यूटिल्स को, मतलब कौन से, मान लीजिए कि एक एप्पल है एक बनाना है, तो हम कैसे फाइंड आउट किए कि मतलब मेरा फेवरेट था एप्पल, मेरा क्या फेवरेट था बनाना, तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि कितने यूटिल्स मिले, ठीक है। ये एनालाइज करना, ये किस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए कौन सा गुड कितना यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बेसिकली मतलब इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे हम डीएमयू वगैरह पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि कोई खास एजम्पशंस नहीं होते हैं, ये हर तरह की गुड्स एंड हर तरीके की सर्विसेज को लेके चलता है, ठीक है। तो मतलब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है। इतना आप बेसिक समझ के रखो, क्योंकि आपको पूरा इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी वगैरह से खास क्वेश्चन नहीं आने वाले। इधर आप पढ़ लोगे इतना अगर आपको नॉलेज है तो इसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इंडिपेंडेंट कमोडिटीज, मैंने आपको कहा ना कि ये क्या है कि सभी तरह के गुड्स को लेके चलता है, लेकिन ये नहीं लेके चलता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अभी हमें पहले क्या एज्यूम किए थे कि हम एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलिटी, क्या हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल ही खा रहे हैं, हम बनाना खा रहे हैं तो बनाना ही खा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि मान लीजिए कि मैं चाय और कॉफी को, बहुत लोग आज घर में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है, चलो कोई बात नहीं कॉफी बना लेते हैं, मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड की तरह करते हैं कि नहीं, चलो आज ब्लैक पेन नहीं है, कोई बात नहीं चलो ब्लू पेन से लिख लेते हैं। तो मतलब सब्स्टिट्यूट की जिस गुड के बदले में किसी चीज और का यूज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे ही आपको यहाँ से, आप देखो आप क्या करना कि अपने कॉपी में ऐसे ड्रॉ करते जाना कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं जो समझा रही हूँ वहां पे एक छोटा छोटा नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जो मतलब मान लीजिए कि बाइक है, ठीक है, बाइक है तो पेट्रोल भी है, ठीक है, अगर टूथपेस्ट है तो ब्रश भी है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट करता है, जो एक पर्टिकुलर गुड्स को दूसरे गुड जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब एक का यूज होता है तो दूसरे का भी यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या होता है। The main defect of this analysis is that the independent goods are considered, substitute goods and complementary goods cannot be studied under this। मतलब यूटिलिटी एनालिसिस में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में नहीं पढ़ते। सब्स्टिट्यूट जैसे चाय कॉफी, इन दोनों ऐसे अलग अलग नहीं, हम चाय पी रहे चाय ही पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे कॉफी पी रहे हैं, ठीक है। तो हम ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में नहीं पढ़ते, ना हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में दिस एनालिसिस इज फ्री फ्रॉम द एजम्पशन, ये एजम्पशन से फ्री होता है, ठीक है। इट इज स्टडीज ऑल टाइप्स
टाइप्स ऑफ गुड्स सच एज सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनरिलेटेड गुड्स। मतलब हम इसमें जितने भी गुड्स होते हैं, भले जो कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री है, बट कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो भी हम उस गुड्स को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि टूथपेस्ट और राइस का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम उन दोनों गुड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे हम मेजर करते हैं? हेयर द यूटिलिटी इज क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड कार्डिनल नंबर्स। मतलब ये यूटिलिटी जो होता है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही मेजर कर सकते हैं। लो यूटिलिटी, हाई यूटिलिटी, आप डीएमयू को ऐसे नहीं कर सकते हो कैलकुलेट, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डिनल को भी अंदाजा में, मतलब हम ये बता सकते हैं कि अपने कर्व के हिसाब से बिना नंबर को दिखाए हुए भी दिखा सकते हैं कि हाँ कब मुझे फायदा हो रहा है, कब मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो बिना कार्डिनल के भी हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, एजम्पशंस क्या क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि मनी का भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फ्री है अनरियलिस्टिक एजम्पशन से। ये कहता है कि ऐसा कैसे हुआ? मैं अगर मान लो कि 1500 पे पढ़ा रही थी, ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का कैपेसिटी था वो 1500 था, और बाद में जाके 2000 हुआ, फिर 3000 हुआ, तो ऐसा नहीं मार्केट डिमांड की वजह से हो सकता है कि वो 3000 से डायरेक्टली 5000 हो जाए। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इसको नहीं, ये कहता है कि नहीं प्राइसेस सेम ही है। ठीक है, ये मनी को भी मेजर करके नहीं चलता है। ये जब हम लोग मेजर कर रहे थे, आप पिछले चैप्टर में याद करो, तो हम क्या कह रहे थे कि प्राइसेस भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये अनरियलिस्टिक बात नहीं करता है। जहाँ प्राइसेस चेंज हो रही है वहां पे ग्राफ में दिखाता है कि हाँ भाई प्राइसेस क्या है। अगर मान लीजिए ग्राफ है तो दिखा भी रहा है कि प्राइसेस चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, ऊपर नीचे जा रही है, या आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हो। ठीक है, प्राइस इफेक्ट्स क्या होता है? ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, द प्राइस इफेक्ट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अगेन हम जब ये मान के चलते हैं कि सबका ही प्राइस सेम है, तो हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे? कि जब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ा तो गाड़ी का दाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक बाइक आ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से लोग नॉर्मल बाइक के बजाय इलेक्ट्रिक बाइक परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड पे पेट्रोल की वजह से असर पड़ा कि नहीं पड़ा? लेकिन इसको ये कंसीडर नहीं करता, ये कहता कि सबका प्राइस सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि आप ऑर्डिनल भी तो बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप स्प्लिट करके भी अपना दिखा सकते हो कि हम, अगर आप एक ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पे दो गुड्स का भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई दो गुड्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक। गिफन पैराडॉक्स, अब अगेन देखो गिफन पैराडॉक्स क्या होता है? कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, गिफन पैराडॉक्स में ये गिफन जो है वो यही बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जितना प्राइस बढ़ता है, मतलब नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग कम खरीदना चाहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लेकिन गिफन पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता। प्राइस जितना ज्यादा बढ़ता जाता है लोग उतना ज्यादा खरीदना भी चाहते हैं उसको। आप समझ रहे हैं? जैसे ज्वेलरी की हो गई, या डायमंड हो गया, या गाड़ियां हो गई, कुछ जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, लोग अपनी लग्जरी गाड़ियां क्या होता है कभी कभी शो ऑफ के लिए भी लेते हैं कि हाँ भैया हम ये गाड़ी से घूमना चाहते हैं, हम ऑडी से, हम तो वो मतलब गाड़ी तो नॉर्मल भी गाड़ी ही होता है, लेकिन वो इसलिए परचेज की जाती है क्योंकि वो इतनी महंगी है, वो मतलब एक है, उसको ज्यादा लोग नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो रिच लोग हैं वो खरीदते हैं। तो कुछ गिफन पैराडॉक्स में यही है कि कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनकी प्राइसेस जितना ज्यादा बढ़ती हैं उनका डिमांड भी उतना बढ़ता है। मान लो कि अगर मर्सिडीज का प्राइस अभी स्विफ्ट के बराबर हो जाए तो अभी जो अंबानी यूज करते होंगे तो वो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि तो ये इसको यूटिलिटी एनालिसिस में हम कंसीडर करके चलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करके नहीं चलते हैं। किसमें? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। ठीक है, वेलफेयर को, यहाँ पे हम वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं मानते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि क्या रियल इनकम है, क्या ये है। हम कह रहे हैं कि सबका सेटिस्फेक्शन सेम हो रहा है, सेम इनकम लेवल है, हम ये सब कुछ बात कर रहे हैं, मतलब वेलफेयर का कोई बात नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये हेल्प करता है एस्टिमेट करने में अबाउट द वेलफेयर ऑल्सो। ठीक है, ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे है, जैसे कि हमने सारे एजम्पशंस डीएमयू का पढ़े थे, तो ये सब अनरियलिस्टिक, वो भी तो यूटिलिटी एनालाइज करने का ही एक तरीका है लॉ। तो वहां पे क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है, बट ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे काम नहीं करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब कुछ कुछ एजम्पशंस होते हैं किसके? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के भी। क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। Given the market price of the good, it is assumed that the consumer has a fixed amount of money to spend on two goods. मतलब यहाँ पे भी हम two goods के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि दोनों गुड्स का जो प्राइस है वो फिक्स्ड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी पेट्रोल का, गाड़ी का प्राइस भले ना इधर उधर चेंज हो, लेकिन पेट्रोल का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये इसका अजम्पशन है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो ये अज्यूम करके बनाते हैं। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट द कस्टमर हैज नॉट रीच सेटिस्फेक्शन येट, मोर ऑफ बोथ कम्युनिटीज ऑलवेज प्रीफर्ड बाय देम। मतलब ये हमेशा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो खाना चाहता है या कंज्यूम करना चाहता है, जब ये नहीं मानते हैं कि अभी तक सेटिस्फेक्शन मिल गया है कस्टमर को। जितना ज्यादा वो कंज्यूम कर सके उतना ज्यादा कंज्यूम करने को मानते हैं।
द कस्टमर कैन रैंक देयर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन हाउ सेटिस्फाइड दे आर विथ ईच बंडल ऑफ द गुड्स। और कस्टमर अपने आप को रैंक कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को पेट्रोल वाली बाइक और ई बाइक मिली, ठीक है, मैं दोनों को खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसको डिसाइड भी कर सकती हूँ कि मुझे इतना इस बंडल से इतना खुशी मिला, फिर मैंने गाड़ी वाला बंडल लिया तो उससे इतना मिला, कोई और बंडल लिया तो उससे इतना, मतलब बंडल्स को क्या करते हैं कस्टमर जो है वो बता भी सकते हैं कि उन्हें कितना रैंक कर सकते हैं कि फर्स्ट किससे मिला, सेकंड ई रिक्शा से मिला कि पेट्रोल वाली से मिला। मतलब हम बंडल्स को क्या कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं। ये इसका जम्पशन है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज एज्यूम टू बी डिक्रीजिंग। और ये भी माना जाता है कि मार्जिनल रेट जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब मान लो कि मैंने एक ग्लास पानी वाला एग्जांपल है कि एक ग्लास पानी पी लिया, तो दूसरा जब मैं एक ग्लास पानी पीऊंगी तो जो मेरा मार्जिनल रेट होगा, मुझे मान लो 10 पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन मिला है तो दूसरे में मुझे 8 का मिलेगा, ठीक है, तो वैसे ही वैसे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे भी ये एजम्पशन मान के चलते हैं। द कंज्यूमर इज रैशनल इंडिविजुअल हु स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। यहाँ भी कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, वो ये ज्यादा सोचेगा कि कौन सा गुड्स खरीदे जिससे उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिले। ठीक है, एजम्पशन समझ में आ गया आपको। देखो एजम्पशंस पढ़ लेना, डिफरेंसेस पढ़ लेना, ठीक है, इन्हीं से डायरेक्टली बनता है क्वेश्चन। एमसीक्यू में इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये प्रॉपर पढ़ लेना। ठीक है, इंडिफरेंस एंड सेट क्या होता है ये भी टू गुड्स के मतलब टू गुड्स की कॉम्बिनेशन को हम सेट बोलते हैं। तो क्या है, दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब दो गुड्स, मतलब मान लो कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो थोड़ा न्यूट्रल है, तो मुझे जितना सेटिस्फेक्शन ई बाइक को खरीद के मिल रहा है उतना ही मुझे नॉर्मल बाइक को भी खरीद के मिल रहा है। मतलब दो सेट ऑफ गुड्स को दिखाता है इंडिफरेंस सेट, जिसमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो है कस्टमर का वो क्या है, सेम है। यही होता है इंडिफरेंस सेट। मतलब दो सेटों का कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, वो क्या होता है, इंडिफरेंस सेट। ठीक है, अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अभी हमने सेट पढ़ा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ये होता है कि जो हम दो सेट्स हमें मतलब एक बंडल है, ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरा दो गुड्स का बंडल है वो दूसरा सेटिस्फेक्शन दिया, तीसरा मुझे अलग अलग सेटिस्फेक्शन दिया, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना कि कौन सा, मैंने कहा ना रैंक कर सकते हैं हम इंडिफरेंस कर्व में, तो कौन सा जो सेटिस्फेक्शन है, कौन सा बंडल का जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना मिला, उसको कर्व के फॉर्म में दिखाना हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका फेवरेट क्या है, हॉट डॉग भी है और हैमबर्ग भी है, दोनों आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे, कभी आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन मिले, मान लो 10 हॉट डॉग मिला, 5 हैमबर्ग मिला, 5 हॉट डॉग मिला, 10 हैमबर्ग मिला, तो भी आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फाइड फील करोगे। ठीक है, तो इसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख लो। इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटीज ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब ये दिखाता है कि दो कम्युनिटीज है वो क्या कर रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दे रही है। क्या है, ये हॉट डॉग है, ये हैमबर्ग है, इसके दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब 3 कॉम्बिनेशन का 3 सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है कि इसको इंडिफरेंस सेट को, जो कि दो गुड्स होते हैं जो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, आप देख के लिख सकते हो या फिर आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो आप अपने क्लास 12th में पढ़े हो, इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया है, ये किया है, प्लीज उस पे मत जाना। इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो वो सॉल्व करने के लिए तो नहीं आएगा। तो मतलब बी स्टिक टू योर लाइक जो भी आपका नॉर्मल थियरी पोर्शन है उस पे ज्यादा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का बजट क्या होता है। बजट इज अ वैल्यू और अ स्पेंडिंग जो कि कंज्यूमर के द्वारा स्पेंड किया जाता है कुछ खरीदने के लिए, या फिर उसका कैपेसिटी टू पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक कंज्यूमर का बजट बुलाते हैं। ठीक है, जो भी कंज्यूमर का एक कैपेसिटी है पे करने का किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, उसको हम क्या बुलाते हैं, बजट बुलाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बजट मींस परचेजिंग पावर ऑफ द स्पेंडिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर विथ विच द कंज्यूमर कैन बाय अ सेट ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स इन विच देयर प्राइसेस आर मेंशन। इट आल्सो मेंशन द कस्टमर्स लिमिटेशन ड्यू टू द फिक्स्ड इनकम एंड व्हाट कॉम्बिनेशन टू बी परचेज्ड। मतलब क्या होता है एक बजट, कंज्यूमर बजट क्या होता है, वो परचेजिंग पावर जिसको स्पेंड करके कंज्यूमर क्या है कुछ खरीद सकता है, और ये इसके मतलब कस्टमर्स के लिमिटेशन भी होते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो इनकम है क्या है वो फिक्स्ड है। क्या है, इनकम जो है वो हमेशा मान के चलते हैं कि वो फिक्स्ड है, तो उसका जो परचेजिंग पावर है उस पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस कस्टमर का बजट बुलाते हैं। ठीक है, 2 तरह का बजट होता है, एक बजट सेट होता है, बजट लाइन होता है। इसका डिफरेंस इसमें ये जरूर देख लो, ये दोनों पूछ देगा आपका फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है। इट कंबाइन सेट और बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ कस्टमर कैन परचेज विद इट्स लिमिटेड इनकम। मतलब कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिससे कस्टमर क्या करता है, लिमिटेड इनकम में, अपने लिमिटेड इनकम से जो परचेजिंग पावर है उसकी, वो किस में देखते हैं, बजट सेट में देखते हैं। बजट लाइन क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दोस बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कॉस्ट इक्वल टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये क्या होता है, जो मतलब उसने तो इसके विद इन खरीदा लिमिटेड इनकम के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ कि बराबर बराबर का जितना उसका इनकम है उतने का उसने सामान खरीद लिया, ठीक है। It deals with the attainable combination of two goods given the price of income of the consumer। ये दो गुड्स से डील करता है, या it deals with the limit to which the consumer can buy a set of two goods। और ये क्या है, मतलब लिमिट करता है, ये दो गुड्स तो खरीद सकता है लेकिन वो उस पर्टिकुलर इनकम, मतलब ये एक इनकम लाइन डिसाइड करता है, और ये क्या करता है कि एक बजट, मतलब एक जो बजट है उसी में जो परचेज कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये क्या है कि ये लिमिट करता है इनकम को, और यहाँ क्या करता है, ये जो है ये कॉस्ट को जो है वो इक्वल होता है किसके, इनकम ऑफ द कस्टमर को। तो ठीक वैसा ही इसका परचेजिंग पावर भी रहेगा। दैट सेट्स ऑफ टू गुड्स एंड इट्स प्राइसेस ऑलवेज फॉल अंडर और इक्वल टू द टोटल बजट ऑफ द कस्टमर। मतलब ये क्या होगा, हमेशा इसके जो सेट्स ऑफ गुड्स होंगे वो किसके बराबर रहेंगे, बजट के बराबर रहेंगे, कस्टमर के, ठीक है, कंज्यूमर के बजट के बराबर रहेंगे। हियर द बंडल्स ऑफ टू गुड्स एंड इट्स प्राइसेस आर ऑलवेज इक्वल टू द बजट ऑफ द कंज्यूमर। और यहाँ पे भी मतलब क्या होगा, जो दो गुड्स के बंडल्स है वो किसके बराबर रहेंगे, बजट के बराबर रहेंगे, कंज्यूमर के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बेसिक रिप्रेजेंट्स ऑफ बजट लाइन। ये क्या है, एक बेसिक लाइन बताता है कि हाँ इस तरीके का बजट है कंज्यूमर का। और ये इट कंप्राइजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन डिफरेंट बजट सेट। और ये क्या है, दो बजट सेट्स, मतलब कि एक ही इनकम लेवल पे क्या वो दो चीजें खरीद सकता है, ये दिखाता है कौन, बजट लाइन, ठीक है। इट ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी सेट, इसको हम अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं। इट ऑल्सो नोन एज बजट कॉन्स्टेंट और प्राइस लाइन, ठीक है। द कॉम्बिनेशन सेट दैट लाई अंडर और ऑन द बजट लाइन और द बजट सेट। मतलब ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो कि आता है किसके अंदर, बजट लाइन के अंदर या बजट सेट के अंदर। और द कंजम्पशन सेट्स दैट लाई ऑन द बजट कांस्टेंट इटसेल्फ फ्रॉम द बजट लाइन। ये सिर्फ बजट लाइन में ही आता है। ये क्या आता है, ये दोनों बजट लाइन और बजट सेट दोनों में आता है। ये सिर्फ किस में आता है, बजट लाइन में आता है, ठीक है। मतलब इन सब में कम से कम ये तो आपको पता ही होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, समझ रहे हो। ये तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा समझ लो। अब मैंने इसको थोड़ा ग्राफिकली भी दिखा दिया है, एज तो आपके एग्जाम में ग्राफ्स बनाने नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये है बजट लाइन, ठीक है, किसी भी गुड का। और ये वाला जो, मतलब ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये जो दूसरी वाली लाइन है ये क्या है, बजट सेट है, ठीक। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब इसके बाद हम डिमांड पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है, जो मैंने थर्ड पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए अभी तक, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।